स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 25 दिसंबर 2025, आज से ठीक लगभग एक हफ्ते पहले 25-26 का जो ये समय होता है दिसंबर का आखिर हफ्ता, ये काफ़ी एक खुशी का समय होता है। कई बार आप में से हम में से कई लोग घूमने के लिए जाते हैं, सर्दियों का आनंद लेते हैं, क्रिसमस की छुट्टियां मनाते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन उसी समय एक परिवार ने अपने एक बेटे को खो दिया। त्रिपुरा को बिलोंग करने वाले एक स्टूडेंट जो कि देहरादून में एक यूनिवर्सिटी के अंदर में पढ़ते थे, इनका नाम एंजल चकमा है। 9 दिसंबर को इनके साथ एक ट्रैजिक हादसा होता है जहां पर इनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं कुछ लोग, और उस झड़प के बाद हॉस्पिटलाइज होते हैं। और 26 को, क्रिसमस के जस्ट एक दिन बाद, जब ज़्यादातर लोग खुशी मना रहे होते हैं, त्रिपुरा का एक ये परिवार है, ये अपने बेटे को खोता है। इस पूरे मामले के ऊपर हम बात करने वाले, खासकर जो एक रेसिज्म का यहाँ पर एंगल है उसको भी एंथ्रोपोलॉजिकली समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके प्रति सेंसिटिविटी को जगाने का मीडिया का एक इंपॉर्टेंट दायित्व है, टीचर्स का एक इंपॉर्टेंट दायित्व है, और वही करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। पहले इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं, क्या है, कैसे है। आप देखोगे जैसे कि न्यूज़ पोर्टल में यहाँ पर चाहे लाइव मिनट हो और भी जो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, टाइम्स नाउ हो, अलग अलग पोर्टल्स के ऊपर ये न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने बताया कि दिसंबर के शुरुआती हफ्ते के अंदर में 9 तारीख को देहरादून में पढ़ रहे ये दोनों युवक जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर किसी ग्रोसरी के शॉप के पास थे, एक कोई लिकर स्टोर है उसके आसपास में थे। कुछ पोर्टल में है कि वो ग्रोसरी के लिए गए थे, कुछ पोर्टल में न्यूज़ एजेंसीज के द्वारा है कि दे वर हैविंग सम ड्रिंक अराउंड दैट टाइम। एंड ये जो एंजल चकमा है, ये अपने भाई के साथ भी वहाँ पर थे, इनके खुद के जो सगे भाई हैं वो भी इनके साथ थे, और वहीं पे इनके कुछ लोगों के साथ झड़प हो जाती है। 5-6 लोग थे, जिसमें से एक को नेपाली आइडेंटिटी का बताया जा रहा है, नेपाली नेशनैलिटी है, और वो भी फरार हैं। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम उनके ऊपर रखा हुआ है। बाकी जो 5 जने हैं उनको पकड़ लिया गया है, जिसमें से 2 जुवेनाइल हैं, और उनको जुवेनाइल होम्स के अंदर में प्लेस किया गया, और बाकी जो है वो अरेस्ट कर लिए गए, वो पुलिस की कस्टडी के अंदर में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये झड़प शुरुआत में जो फैमिली ने रिपोर्ट किया न्यूज़ एजेंसीज को, मीडिया को, वहाँ पर उन्होंने साफ कहा कि रेशियल स्लर्स का कुछ इस्तेमाल किया गया। रेस होता क्या है, रेसिज्म का आइडिया क्या है, सिंपली हम समझते हैं। कई बार रेस एथनिसिटीज़ को इक्वेट करते हैं, जो आप में से लर्नर्स हैं उनके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। रेस और एथनिसिटी या एक एथनिक ग्रुप, ये दोनों कैटेगराइजेशन है ह्यूमन पॉपुलेशन का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स। जब हम एथनिसिटी की बात करते हैं तो एथनिसिटी में भी हम एक ग्रुप को के अंदर में जितने भी लोगों को हम जोड़ करके देखते हैं, वो सब एक किसी कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी के साथ में जुड़े होते हैं। वो कल्चरल आइडेंटिटी लैंग्वेज के बेस पे हो सकती है, वो शेयर्ड एंसेस्ट्री के बेसिस पे हो सकती है, वो कस्टम, बिलीव्स, आइडिया, मोरल वैल्यूज़ के आधार पर होती है। तो एथनिसिटी जो टर्म है कल्चरली लोडेड, कल्चरली ओरिएंटेड है। वहीं जब हम रेस टर्म की बात करते हैं तो इसके ऊपर न जाने कितनी बात हुई। अमेरिका आज भी इस समस्या से जूझ रहा है। कई बार कहा जाता है कि जैसे भारत के अंदर में कास्ट, वर्ण की एक प्रॉब्लम है, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी एक प्रॉब्लम रहा है, वैसे ही अमेरिका में, कई सारे दूसरे देशों के अंदर में, यूरोप में भी ये रेस और रेसिज्म का प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा रहा है। खासकर फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये अपने चरम पे था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950s में और वापस से 70s के डेकेड में, 78 के आसपास, यूनाइटेड नेशन को एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि रेस इज अ मिथ एंड इट इज अ डेंजरस मिथ। और वो डेंजर यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। कैसे इंसान ने एक रेशियल स्लर के ऊपर जो बात शुरू हुई अकॉर्डिंग टू द फैमिली, वहाँ पर युवक ने, एक स्टूडेंट जिसका एक आगे ब्राइट फ्यूचर था, पढ़ाई कर रहा था, और वो अपने करियर को छोड़िए, आगे का जो भविष्य है उसको भी नहीं वहाँ पर देखने के काबिल है। ठीक है ना। तो रेस क्या है? रेस फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल है। ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है या फिजिकल कैटेगराइजेशन है, ये किसके बेसिस पे होता है? हेयर के कलर के बेसिस पे, स्किन के कलर के बेसिस पे, आई के कलर के बेसिस पे। इन तीनों को रेगुलेट करने के पीछे एक पिगमेंट होता है हमारी आपकी बॉडी में, जिसको मेलानिन कहते हैं हम। मेलानिन रिस्पॉन्सिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई सारी जो बॉडी की मेजरमेंट है, जैसे कि आपके सर की मेजरमेंट ली जाती है। हमारे सर पे अलग अलग लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके सर का जो सबसे ये वाइडर पॉइंट आपको दिखाई देगा ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, उसको यूरियन कहते हैं। ये यूरियन से यूरियन की दूरी को जब मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम क्रेनियल ब्रेथ है या विड्थ है। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका सामने फोरहेड पे एकदम बीचों बीच ये पॉइंट है उभरा हुआ,
इसको ग्लबेला कहते हैं। अक्सर जहां पर भारतीय महिलाएं जो बिंदी होती है उसको भी लगाते हैं, और सर के पीछे सिमिलरली आप हाथ को प्लेस करोगे, सबसे डिस्टेंट फारदेस्ट आपको रीजन दिखाई देगा, उभरा हुआ प्रोमिनेंस दिखाई देगी, वो ओपिस्थोक्रेनियन है। इन दोनों पॉइंट को जब हम मेजर करते हैं, इसके बीच का डिफरेंस लेते हैं, तो वो क्या है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वो क्या है, आपका मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ लेता है। इसके बेसिस पे क्रेनियल इंडेक्स निकाला जाता है, और उस क्रेनियल इंडेक्स को अलग अलग रेसेस को क्लासीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी आपकी नेजल इंडेक्स, आपके फेशियल इंडेक्स, और भी दर्जनों तरीके के क्राइटेरिया हैं जिसको एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में और भी अलाइड फील्ड्स के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी के लिए। जब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो बहुत ही बैलेंस और कॉशियस मैनर के अंदर में इन स्टडीज़ को करता है, और उसका पर्पस ये होता है कि हम रेशियल वेरिएशन को समझ सके, हम जो ह्यूमन में फिजिकल वेरिएशन उसको समझ सके, और इन्वायरमेंट या किसी भी और दूसरे फैक्टर का, जेनेटिक नॉन जेनेटिक फैक्टर्स का कितना रोल है इन डिफरेंसेस को लाने के अंदर में, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दुनिया की जो 3 से 4 मेजर रेसेस मानी गई हैं, उसमें कॉकसॉइड, नीग्रोइड, मोंगोलॉइड और ऑस्ट्रोलॉइड आती हैं। अब मोंगोलॉइड रेसेस को आप देखोगे तो अक्सर उनका जो हेड है वो काफ़ी ब्रॉड आपको दिखाई देता है। इसके लिए एक टर्म यूज होता है ब्रेकिसेफेली। यही कॉकसॉइड्स और नीग्रोइड के बीच में आपको डोलिकोसेफेलिक ट्रेंड दिखाई देता है, ठीक है ना। लिप्स के अंदर में भी डिफरेंस है, नेजल फीचर्स में भी डिफरेंस है, और ये कई सारे फीचर्स इन्वायरमेंट के कंडीशन की वजह से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। जो बच्चे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, आपके पेपर 1 में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में एक पूरी डेडिकेटेड यूनिट है रेस और रेसिज्म को समझने के लिए, और वहां पर भी हम यूनाइटेड नेशन के इस डिक्लेरेशन की बात करते हैं और रेस के इस मिथ की बात करते हैं। ये केस का जो शुरुआती मामला है उसके अंदर में आप देखोगे फैमिली ने एलेज किया कि यहां पर जो झड़प हुई उसके पीछे एक रेशियल स्लर था। ऑल्दो अभी फैमिली का ये एलिगेशन है उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर, उत्तराखंड की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके ऊपर, कि उस चीज़ को वहाँ पर दबाया जा रहा है, हाईलाइट करने से हटाया जा रहा है। बिकॉज इनिशियल एफआईआर में पुलिस के बीच में, पुलिस का जो स्टेटमेंट है यहाँ पर और जो फैमिली का स्टेटमेंट, उसके बीच में डिफरेंस है। पुलिस कह रही है कि अपने इनिशियल इंटरैक्शन के अंदर में, एसएसपी साहब का बयान है कि अपने इनिशियल इंटरैक्शन के अंदर में फैमिली ने मीडिया को ये बताया कि ये यहाँ पर रेशियल स्लर्स का इस्तेमाल किया गया है, उसके ऊपर झड़प हुई है। कई बार नॉर्थ ईस्ट से आने वाले जो लोग होते हैं, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अलग अलग हिस्सों से आते हैं लोग, असम से आते हैं, और वो पढ़ते हैं कभी दिल्ली के इलाकों में, कभी किसी और दूसरे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, और ये चीज़ पहली बार नहीं है। रिपोर्ट्स को आप देखोगे तो ये जो एक कम्युनल रिमार्क्स है, कई बार जो हेटरेट होती है, खासकर जो ट्राइबल्स के लिए ओरिएंटेड है, वो काफ़ी देश में बढ़ती हुई देखने को मिली है पिछले कुछ 10 से 15 सालों के अंदर में, ठीक है। और हम आज के समय में जहां हम इवॉल्व होते जा रहे हैं, ज़्यादा लिटरेट अवेयर होना चाहिए हमें एआई के ज़माने में, डिजिटल ज़माने के अंदर में, वहाँ पर हम इस तरीके की चीज़ों को देख रहे हैं। कई बार हंसी मजाक में ऐसी चीज़ों को बोल दिया जाता है। एक टेंडेंसी हो गई लोगों के अंदर में कि ह्यूमर क्या है, नॉन ह्यूमर क्या है, उसके बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं। आज क्लब कॉमेडीज़ होती हैं, शोज़ होते हैं, उसके अंदर में ये जो ऐसे रेशियल रिमार्क्स हैं या कुछ इस तरीके के स्लर्स है उसको यूज़ किया जाता है और उसको नाम दिया जाता है ये तो ह्यूमर है, आपका ह्यूमर सही नहीं इसलिए आप नहीं समझ रहे हो। तो जो ब्लर लाइन होती है, बहुत थिन लाइन होती है बिटवीन समथिंग विच इज़ ह्यूमरस, समथिंग विच इज़ कल्चरली डेरोगेटरी या ऑफेंसिव, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बेटर कोई नहीं समझता। और वही लाइन जब ब्लर होती है तो इस तरीके के झड़प और इश्यूज होते हैं। नॉर्थ ईस्ट आए वाले लोग को कई बार मजाक में, भले हो सकता है किसी का इंटेंशन बुरा ना हो, गलत ना हो, लेकिन मजाक की भी एक सीमा है, वहाँ पर चाइनीज़ के साथ इक्वेट किया था। और यही हमारे वीडियो का टाइटल भी है, क्योंकि फैमिली ने बोला है कि आई एम इंडियन, वी आर इंडियन एंड नॉट चाइनीज़। और इस तरीके के रिमार्क्स को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा खेदजनक है, शेमफुल है। आप देखोगे सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो दोनों भाई थे, एंजल चकमा और उनके जो ब्रदर थे, दे वर कंज्यूमिंग अल्कोहल एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। ये शायद पुलिस की तरफ से एक रिकॉर्ड है, कुछ रिकॉर्ड में कि कुछ ग्रोसरीज के लिए वो बाहर गए हुए थे। नाउ जो केस यहाँ पर रजिस्टर हुआ है उसके अंदर में इनाम रखा गया है एक इंसान जो कि अभी भी गायब है, जो नेपाल को बिलोंग करता था, ठीक है। और बाकी लोग, ये देहरादून के जो एसएसपी साहब है, इन्होंने कहा है कि शुरुआत में जो बात थी, जो झड़प थी, कुछ रेस के ऊपर थी। अभी बाद में जो वहाँ के मुख्यमंत्री साहब का उत्तराखंड के जो बयान आया है और पुलिस ऑफिशियल्स का भी जो बयान है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर में कोई रेशियल एंगल नहीं था। ये सिर्फ मीडिया को बयान दिया था फैमिली ने, लेकिन जो एफआईआर दर्ज कराई उसके अंदर में कास्टिस्ट स्लर की बात है, लेकिन इस स्लर की बात नहीं है। एक और चीज़ जो पुलिस यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही है कि वन ऑफ द अक्यूज जो है यहाँ पर झड़प के अंदर में, वो मणिपुर का है, और मणिपुर भी नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। तो खुद नॉर्थ ईस्ट का होकर के ऐसे रेशियल स्लर को क्यों यूज़ करेगा? इसके रिस्पॉन्स में भी फैमिली का एक जवाब आया है कि मणिपुर को का नेटिव नहीं है वो इंसान जो कि मेन अक्यूज्ड है इस एक्ट के अंदर में। ही इज़ अ ब्राह्मण फ्रॉम बिहार,
और वो रिसेंटली में मणिपुर के रीजन में आए हुए हैं, तो वो नेटिव वहाँ के नहीं हैं, दे आर नॉट पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। एंड डेफिनेटली वो जो मेंटेलिटी है जिसको डेवलप किया गया है वो वहाँ पर आती है और रेशियल स्लर के रूप में निकलती है। ठीक है, जो युवक के पिता हैं जिनकी डेथ हुई है वो खुद आर्मी ऑफिसर या तो प्रेजेंटली है, तो मुझे अभी ध्यान नहीं, मैंने जो रिपोर्ट देखा आपको शायद यहाँ पर लिखा भी होगा, तो ही ऑलरेडी ही हैज़ अ बैकग्राउंड, वो आर्मी को बिलोंग करते हैं या करते थे। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि वेयर अबाउट्स कि अभी प्रेजेंटली हैं या रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो बहुत ज़्यादा खेदजनक बात है कि कई बार हम इसको छुपाने की भी, यहाँ पर कवर करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, है ना। देखोगे कि पुलिस क्या कह रही है कि एग्जिस्टिंग एफआईआर ओनली रिफर्स टू द कास्टिस्ट रिमार्क विदाउट स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट वर्ड्स और द रेशियल लैंग्वेज। फैमिली ने क्या क्लेम किया कि भाई ये जो अक्यूज्ड है वो ब्राह्मण कम्युनिटी को बिहार से बिलोंग करता है और मणिपुर में रिसेंटली वो लोग सेटल हुए हैं, वहाँ के नेटिव नहीं है, और ये प्रोवोकेटिव मेंटालिटी अगेंस्ट द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, स्पेसिफिकली द ट्राइबल पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये चीज़ होती आई है। और भारत में दिस इज ऑल्सो, अगर आप देखोगे तो राइजिंग फिनोमेना। यहाँ पर रिपोर्ट आप देखोगे, GFOD की रिपोर्ट है, ग्लोबल फोरम ऑफ कम्युनिटीज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन वर्क एंड डिसेंट। इसकी रिपोर्ट क्या कह रही है कि देयर इज अ शार्प राइज इन एट्रोसिटीज अगेंस्ट द ट्राइबल पीपल। Crime against the Dalit people rose by 177% and the crimes against the tribal communities rose around 100, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा, 100% बिटवीन 1991 टू 2021। तो बीते 30 सालों के अंदर में, 2023 की ये रिपोर्ट है, अगस्त में पब्लिश हुई थी, जो बताती है पिछले 30 सालों के अंदर में दुगने हो चुके हैं। हम एक सिविल सोसाइटी बनने की सोचते हैं, एजुकेशन बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ी है, पर वो लिटरेसी रेट दिख कहाँ रही है? वो हमारे सिविक सेंस में क्यों नहीं दिखाई देती है, हमारे बिहेवियर में क्यों नहीं दिखाई देती है? सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन जो कि यहाँ पर पूछा जाना चाहिए। ठीक है, किरण रिजिजू जो प्रेजेंट इनकम्बेंट, आप देखोगे उत्तराखंड के अंदर में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, प्रेजेंटली सेंटर में भी पिछले तीसरा टर्म अभी है, और किरण रिजिजू जो खुद नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं वो भी इस चीज़ पे खेद जताते हैं, कहते हैं कि रेसिज्म इज अ वेरी बिग डिजीज। उनका बयान है, रिजिजू ने कहा कि रेसिज्म इज अ वेरी बिग डिजीज, इट डज नॉट हैव एनी प्लेस इन आवर कंट्री। इस चीज़ को उन्होंने वहाँ पर असर्ट किया, और ये होना भी चाहिए। और जिसको ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि भाई अगर कोई एक तरीके का दिख रहा है और उसके व्यू के वजह से आप, हाउ यू दैट पर्सन सीम्स टू बी बाय द फिजिक, यू आर कैटेगराइजिंग दैट पर्सन एज मोंगोलॉइड, चाइनीज, जापानीज, तो ये बिल्कुल डेरोगेटरी है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। कई बार जब ये एक बहुत ही बड़ा रूप लेती है तो अपार्थेड जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, रेशियल वायलेंस आपको देखने को मिलती है, और हम उस समय से काफ़ी आगे हट चुके हैं। और भारत की कभी प्रॉब्लम रही भी नहीं है ना। हमारे यहाँ कास्टिज्म की प्रॉब्लम जिसके ऊपर कई बात हुई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेजर्स हैं और सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल 17 है, कई सारे रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने जो वीकर सेक्शन के लिए इंतजाम किए, बट रेसिज्म हमारी हिस्टोरिकली इट हैज़ नॉट बीन आवर प्रॉब्लम। बट जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ा है, चीज़ें कम होने की जगह बढ़ती गई हैं। और इसके लिए हमें एक बार 78 का यूनेस्को का, ये नवंबर के महीने में 78 में यूनेस्को ने एक डिक्लेरेशन जारी किया था रेस और रेशियल प्रेजुडिस के ऊपर, जिसको हमें एक बार रेफर करना चाहिए। क्या कहता है यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को साथ में यहाँ पर कह रहे हैं कि यूनिटी है इक्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी की, यानी कि यूनिटी जितनी भी ह्यूमन रेस है वो एक ही है, इसके बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन ना तो है ना तो करा जाना चाहिए, ना एथिकली मोरली किसी भी तरीके से करेक्ट नहीं है। और रेसिज्म का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं। रेसिज्म है क्या, हमने आपको रेस के बारे में बताया, ठीक है ना। रेस इज द कैटेगराइजेशन और द क्लासिफिकेशन और द ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स, फिजिकल ट्रेट्स। नाउ जब इन्हीं चीज़ों के आधार पर आप एक ग्रुप को सुपीरियर दूसरे को इंफीरियर बोलने लगते हो, कि कलर कॉम्प्लेक्शन अगर फेयर है तो आप सुपीरियर हो, कलर कॉम्प्लेक्शन नॉन फेयर है तो आप इंफीरियर हो, ये टेंडेंसी मेंटेलिटी रेसिज्म कहलाती है। तो रेस और रेसिज्म दोनों एक चीज़ नहीं है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेशियल स्टडी करते हैं, बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेसिज्म के बारे में नहीं बात कर रहे कि रेसिज्म को प्रमोट करो, वो रेशियल स्टडी करते हैं। पर्पस क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन के वेरिएशन को समझना, जानना, इन्वायरमेंट कितना रेगुलेटरी है उस चीज़ को करने में, वो समझना। बट रेसिज्म को हमेशा से क्रिटिक किया है। इनफैक्ट एशले माउंटेग्यू जैसे जो स्कॉलर्स हैं, बर्डसेल जैसे जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने सबसे पहली बार यह टर्म यूज़ किया था कि रेस इज़ अ डेंजरस मिथ, एक मिथ है, रियलिटी नहीं है। और वही चीज़ को यूनेस्को भी यहाँ पर कह रहा है कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। साइंटिफिकली रेस एंड रेसिज्म, दीज ऑल थिंग्स आर फॉल्स, दे आर मोरली कंडेमेबल,
socially unjust and the dangerous for the society, and there can be no justification for racial discrimination in any civil society. ठीक है. राइट टू बी डिफरेंट यहां पर बात करता है यूनेस्को का जो डिक्लेरेशन है कि हम सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वी हैव दिस इनहेरेंट राइट, हम अलग दिख सकते हैं, अलग बोल सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या है, रेशियल वायलेंस के साथ साथ एथनिक वायलेंस को भी जोड़ के देखा जाता है, जहां पर लैंग्वेज के बेसिस पे, जहां पर एंसेस्ट्री के बेसिस पे, कस्टम के बेसिस पे दिक्कतें होती हैं. नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे सीरीज ऑफ रिवोल्ट, चाहे मीजो रिवोल्ट की बात करो, चाहे आप मणिपुर के अंदर में अभी जो इश्यूज चल रहे हैं एथनिसिटी को लेकर के, वो भी इश्यूज हैं. नागालैंड हमेशा से एक सेंट्रल पॉइंट रहा है. आज के समय में जहां समय के साथ आगे बढ़ने में हम इन चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को और पीछे छोड़ने की ज़रूरत है. हम इस तरीके की एक्शंस को करके, प्रोवोकेटिव चीज़ों को सामने ला करके वापस से वो डिस्कनेक्ट को, उस खाई को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नेवर गुड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है, नेहरू साहब ने कहा था कि भाई नेशनल इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब आप इमोशनल इंटीग्रेशन करोगे. जब तक लोगों के दिल नहीं जुड़े हैं भारत में रहने वाले लोगों के, तब तक नेशनल इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है. और इस तरीके के अगर हम प्रोवोकेटिव मेजर्स को, चाहे ह्यूमर में हो चाहे किसी भी तरीके से अगर यूज़ करते हैं, तो कभी भी वो जो इमोशनल गैप है, जो इंटीग्रेशन है, वो पॉसिबल नहीं होगा. नेशनल इंटीग्रेशन भी कभी नहीं हो पाएगा. हाँ, तो हमें ध्यान रखना है. अगला यहाँ पर यूनेस्को क्या कहता है कि रेशियल प्रेजुडिस जो है वो हमारी इग्नोरेंस से आती है. हम समझने को, जानने को तैयार नहीं है और हम सिंपली लेबल करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को एक तरीके से देख करके. रेसिज्म हमेशा ह्यूमन जो डिग्निटी है उसको वायलेट करता है. इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी. ये जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, सोसाइटी का इन जनरल जो डेवलपमेंट है, उसको भी हिंडर करता है. ये पीस को थ्रेट करता है और इससे जेनोसाइड और अपार्थाइड जैसे जो सिचुएशन है वो रिजल्ट कर सकते हैं. स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को प्रिवेंट करे. स्टेट मतलब उत्तराखंड, त्रिपुरा, नागालैंड की बात नहीं. स्टेट मतलब देश का, जो देश को चला रहे हैं, जो रूलर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उसका काम है कि क्या करे, प्रिवेंट करे, प्रोहिबिट करे और साथ ही साथ इरेडिकेशन ऑफ रेसिज्म के अंदर में कंट्रीब्यूट करे. अब भारत के अंदर में इसके ऊपर इतनी चर्चा होती नहीं है, बिकॉज ये लेटेंसी के साथ में दिखाई देता है हमें. उतना ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं जितना कास्ट का एक इशू है. तो कास्ट पे तो बहुत बात होती है, पर रेसिज्म के कभी कभी इशूज सामने आते हैं एंड वी डू नॉट टॉक इनफ अबाउट इट. प्रोबेबली इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर दैट वी डू टॉक अबाउट इट. अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में. अगला है कि भाई हर एक इंडिविजुअल की भी, सिर्फ सरकार ही क्यों, सरकार समाज को नहीं बदल सकती है, लोगों के दिमाग को नहीं बदल सकती है. सरकार ने तो अनटचेबिलिटी लाई, ठीक है ना, सरकार ने डावरी को ख़त्म किया, सरकार ने कई सारे ऐसे मेजर्स लाए अलग अलग सोसाइटी कम्युनिटीज़ के लिए, ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स लाए, प्रोग्रेसिव मेजर्स लाए. बट जब तक हम और आप समाज उसको नहीं स्वीकारेगा तब तक वो ख़त्म नहीं होगा, है ना. डावरी सरकार के लेजिस्लेशन से नहीं ख़त्म होने वाली है, आज भी चल रही है. ख़त्म कब होगी? जब समाज बदलेगा. ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव टू सी, इट इज़ द इंडिविजुअल्स ऑब्लिगेशन ऑल्सो टू कॉम्बैट अगेंस्ट रेसिज्म. हमारे आपके सामने अगर ये हो रहा है तो हमारा भी दायित्व है, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उस चीज़ को रोकें. ठीक है. कई बार हमारी मेंटेलिटी होती है कि दो के बीच में हम जाएंगे, पता चले हम ही पिट के चले आए, तो एक्शन कई बार हम नहीं लेते, एक्शन हम नहीं लेते. ऑलराइट, कामली हमें समझाने की ज़रूरत है. वी डू नॉट हैव टू आर्सेल्फ बी वेरी एग्रेसिव. कामली बताने की ज़रूरत है, सिचुएशन को कूल डाउन करने की ज़रूरत है. ऑलराइट, नेक्स्ट है मीडिया का रोल काफ़ी बड़ा यहाँ पर बन जाता है. मास मीडिया, किस तरीके से ये स्टीरियोटाइप को अवॉइड किया जा सके, किस तरीके से किसी तरीके का गलत पोर्ट्रेयल को अवॉइड किया जा सके. मूवीज, सिनेमा, जैसे आज मैं बताया ना कि क्लब कॉमेडी के अंदर में ह्यूमर के तौर पर कई लोग इसको कहते हैं एंड दे वांट एवरीथिंग टू बी टेकन इन ह्यूमरस. और आजकल तो आप देख रहे हो कई लोग का ये कोर्ट का चक्कर चला रह रहा है ना, कॉमेडियंस का. तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है. बिल्कुल होना चाहिए भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच होना चाहिए. बट एक जो ह्यूमन डिग्निटी है, आपके कोई भी जोक ऐसा ना हो कि किसी कम्युनिटी के साथ में, बिकॉज प्रोबेबली आप उसको प्रोग्रेसिवली उस तरीके से देख रहे हो बट सामने वाला नहीं देख रहा, है ना. सामने वाला शायद उसको उस तरीके से नहीं देख रहा है. तो एक रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है. एक डेमोक्रेसी के अंदर में लेजिस्लेटिव रेगुलेशन तो शायद उतना सही स्टेप ना हो, उसको ड्रॉबैक देखने को मिलेगा, क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा पब्लिक से. बट सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ पुलिसिंग इज समथिंग दैट वी रिक्वायर टू अवॉइड सच इंस्टेंसेस. लास्टली क्या है, एजुकेशन का रोल है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम का, टीचर्स ट्रेनिंग, करिकुलम, टेक्स्ट बुक का काम है. और इसी के तहत मैं भी यहाँ पर आपके साथ, बिकॉज ये मुझे तुरंत यूनेस्को का ये डिक्लेरेशन का लास्ट पॉइंट याद आया कि मीडिया के साथ साथ, स्टेट के साथ साथ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी दायित्व है कि ये चीज़ जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की गई और कभी कभी इंस्टेंसेस आते हैं और हमारी सोसाइटी को, कंट्री को शेक करते हैं. ज़रूरी है कि हम इसके अगेंस्ट में खड़े हों और अवेयरनेस जो है मासेस तक, खासकर जो यंग माइंड्स उन तक पहुँचाएं. ऑलराइट.
ताकि जो प्रॉब्लम कभी भी इंडिया की एक नेचुरल प्रॉब्लम नहीं रही है वो कहीं फ्यूचर में इंडिया की एक कोई प्रॉब्लम ना बने और वो नेशनल इंटीग्रेशन को हमारे ना हिंडर करे। सो इसी नोट पे हम ये लेक्चर को, इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। हमारी सबकी श्रद्धांजलि है जो परिवार है जिसने यहाँ पर अपने बेटे को खोया है ना, एंजल चकमा को खोया है। और खासकर न्यू ईयर का समय जो हम होप करते हैं कि सारी चीज़ आने वाले समय में अच्छी तरीके से हो, और आगे हम यही होप कर सकते हैं कि ऐसे और इंस्टेंसेस भारत में हमें कभी भी और ना देखने को मिले। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज अंग्रेज भी देखोगे आप भारत में आए ना, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को देखा कि ब्यूरोक्रेट्स की वर्किंग के अंदर में इनएफिशिएंसीज है, और इनएफिशिएंसीज को कैसे खत्म कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भेजो उनके पास। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट साउथ थर्स्टन ओमेले कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भेजा ताकि लोगों को ट्रेन करें, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करें। बिकॉज आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो सकते हो और आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, मेडिकल बैकग्राउंड से हो सकते हो, बट इवेंचुअली फील्ड पे आपको समाज के साथ, लोगों के साथ डील करना है, मशीन्स के साथ आपको डील नहीं करना है। ठीक है, तो कल्चरल सेंसिटिविटी काफ़ी ज़रूरी है, ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। एंड एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ ह्यूमंस। और ये चीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है, वाइज सब्जेक्ट है, जो यूपीएससी के सिलेक्शन में तो हमें हेल्प करता ही, सिलेक्शन के बाद भी हमें हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो आप में से जो भी लोग हैं, एक शॉर्ट डिस्क्लेमर इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को लेकर के आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो हमारे जो बैचेस हैं स्टडी IQIS के एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन, ये स्टार्ट हो रहे हैं 4 जनवरी से। न्यू ईयर का बैच है, पहला बैच है। और स्टडी IQ पे जैसा अभी मुझे टीम ने बताया कि यहाँ पर कुछ अभी ये जो न्यू ईयर की उपलक्ष्य में एक सेल पीरियड होता है, वो भी कंटिन्यूड है। ये सेल भी आपकी 4th को ही एंड हो रही है। हमारा जो बैच है वो भी 4th को ही शुरू हो रहा है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग, इट इज़ अ गुड टाइम पीरियड टू गेट एनरोल्ड, है ना। यहाँ पर वैलिडिटी जो है वो आपको टीम डबल ऑफर कर रही है, यानी कि यूजुअल जो वैलिडिटी आपको मिलती है 1 साल की, जहाँ पर वहाँ 2 साल की मिल रही है, 2 की मिलती है, वहाँ पर 4 साल की मिल रही है। और मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और बाकी ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे नहीं, बिकॉज इस वीडियो के अंदर में वो चीज़ यहाँ पर बनती भी नहीं है बताते हुए। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको जानना हो और पूछना हो, तो आप इन IDs पे मुझे रीच आउट कर सकते हो। If you have issues pertaining to selection of the optional subject, if you are planning to select, if you are facing any problems, do reach out to me on these IDs. Regular updates, content, free notes के लिए आप ये टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Keep smiling, keep learning. Have a nice day. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।